पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रज्जो देवी मंत्री के फार्म हाउस पर पहुंचकर अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करती है और फिर सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को वहां ले जाती है। लेकिन दरोगा मंत्री से डील करके वापस आ जाता है। मंत्री और उसका ड्राइवर एक हफ्ते तक अंकिता की इज्जत से खेलते हैं। घर आकर अंकिता अपनी मां रज्जो देवी से आरोपियों को सजा दिलवाने की बात करती है, लेकिन अगले दिन अंकिता घर में मरी हुई पाई जाती है। अब आगे। माँ जी, मुझे बहुत दुख है कि आपने अपनी बेटी को खो दिया और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो और आपकी बेटी के गुनहगार भी बचने ना पाए, भले ही वो कितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो। माय लॉर्ड, कहानी अच्छी है। अगर इस कहानी पर कोई फिल्म बनाई जाए तो सुपर हिट हो सकती है। लेकिन मैं हैरान हूं कि अंकिता की माताजी इस कहानी को अदालत में क्यों बता रही हैं, जबकि इस कहानी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जनाब, राकेश भाटी जो भूल गए हैं कि वो अंकिता की तरफ से ही केस लड़ रहे हैं। अगर इन्हें याद होता तो ये अपनी क्लाइंट को ही झूठा नहीं कहते। जज साहब, मुझे अच्छे से याद है कि मैं रज्जो देवी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ही यहाँ अदालत में खड़ा हूँ। लेकिन जब पीड़िता खुद लालच में अपना बयान बदल दे तो असली गुनहगार को अगला गुनाह करने के लिए लाइफलाइन मिल जाती है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तो अपनी बेटी की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। उसके असली गुनहगारों को सजा दिलवाना चाहती हूँ। जज साहब, मैं सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राठौड़ से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है? गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा। तो दरोगा जी, अपने बारे में बताइए। क्या आपने ही सहदेव को गिरफ्तार किया था? आपने इसे कब और कैसे अरेस्ट किया था? कोर्ट को पूरी बात बताइए। जनाब, मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़ है और मैं रायगढ़ थाने में सब इंस्पेक्टर हूं। मैंने ही हवलदार चंदन और सतपाल दुबे के साथ मिलकर सहदेव कटियार को गिरफ्तार किया था। दरोगा जी, आपने इसे कब और कैसे गिरफ्तार किया? कोर्ट को पूरी बात बताइए। जी, मैं हवलदार चंदन और सतपाल दुबे के साथ रात को 10 बजे फरीदपुर गांव वाले रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी अचानक हमें सहदेव हड़बड़ी में भागता हुआ दिखाई दिया। मैंने रोकने की कोशिश की तो ये हमें देखकर डर गया और दूसरी तरफ भागने की कोशिश की और तभी हमने इसे पकड़ा और हम थाने ले आए। फिर थाने ले जाकर आपने क्या किया? जी, थाने ले जाकर हमने पूछताछ की वो रात को 10 बजे सुनसान जगह पर क्या कर रहा था और हमें देखकर भागा क्यों। उसके बाद हमें इधर उधर की कहानी सुनाने लगा, लेकिन जब हमने सख्ती की तो इसने बताया कि इसने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया और उसे मार दिया। आरोपी के इकबालिया बयान पर हमने लड़की की लाश और उसके कपड़े भी बरामद किए थे जो उसने वारदात के समय पहन रखे थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने जब सहदेव को गिरफ्तार किया उससे पूछा कि वो सुनसान जगह पर क्यों था तो वो जवाब नहीं दे पाया। इकबालिया बयान पर लड़की की लाश और उसके कपड़े भी बरामद किए गए। माय लॉर्ड, अब मैं कटघरे में हवलदार चंदन को बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है? इसके बाद हवलदार चंदन और फिर सतपाल दुबे भी वही बयान देता है जो दरोगा विक्रम सिंह ने दिया था। मंत्री के अपराध में सहदेव को आरोपी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। तारीख पर तारीख लगती है, उम्मीदें टूटती जाती है, सपने बिखर जाते हैं और इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। जज साहब, इन 3 सालों में मेरे साथी वकील ने एक बेगुनाह को अपराधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि पूरा शहर जानता है कि इस अपराध को किसने किया। एक पावरफुल इंसान को बचाने के लिए सहदेव जैसे गरीब इंसान को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। शर्मा जी बार बार एक गुनहगार को मासूम कहकर नाबालिग लड़की की मौत का मजाक बना रहे और साथ ही एक इज्जतदार इंसान को बेवजह इस मामले में घसीट रहे हैं। एक ऐसा मंत्री जो एक नाबालिग लड़की को किडनैप करवाकर अपने फार्म हाउस में ले जाता है
एक हफ्ते तक उसकी इज्जत से खेलता है, जब मन भर जाता है तो अपने गुंडे ड्राइवर को सौंप देता है, फिर वो गुंडा उस बच्ची के साथ गंदा काम करता है। भाटी जी को शर्म आनी चाहिए कि वो छोटी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के गुनहगार को इज्जतदार बोल रहे हैं। शर्मा जी अब भावनाओं में बह रहे हैं। कोर्ट इमोशन पर नहीं, सबूत पर चलता है। हाँ वकील साहब, वही सबूत जो कोर्ट के अंदर और बाहर 500 रुपए में खरीदे बेचे जाते हैं, सिर्फ इसीलिए असली गुनहगार को बचाया जा सके और एक गरीब को बलि का बकरा बनाया जा सके। भारत में यही तो होता आ रहा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। शर्मा जी हमारे महान देश के महान संविधान को गाली दे रहे हैं। कौन सा महान देश माय लॉर्ड? ये महान देश जहां चंद रुपयों में गवाह बिक जाते हैं, जहां पुलिस वाले असली गुनहगार को गिरफ्तार करना तो दूर, उनका नाम तक नहीं ले सकते और किसी राह चलते गरीब इंसान को उठाकर जेल में बंद कर देते। ये इस देश की महानता है। और कौन से महान देश में पुलिस वाले चौराहे पर खड़े होकर 20-20 रुपए की रिश्वत लेते हैं? ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, ये देश महान है, इस देश का संविधान भी महान है, लेकिन इस देश को चलाने वाले इस महान संविधान को अपने पैरों की जूती समझते हैं और गरीब आदमी के सिर पर संविधान की बीन बजाई जाती है। ये महान संविधान गरीबों को सजा देने के लिए है या बेगुनाहों को आरोपी साबित करके उन्हें जेल में सड़ाने के लिए? मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं शर्मा जी, लेकिन अदालत सबूत मांगती है और सबूत ये कहते हैं कि आपका क्लाइंट सहदेव गुनहगार है। लेकिन जज साहब, एक बेगुनाह को सजा हो जाए तो ये कैसा महान संविधान है? जब से संविधान बना है तब से यही तो होता आ रहा है। बेगुनाह को उसके बेगुनाही की सजा मिलती है और पैसे वाले या ताकतवर मंत्री, बिजनेसमैन, एक्टर, क्रिकेटर बड़े बड़े क्राइम करके भी बच जाते हैं। संविधान को महान बताकर ये कौन सा गोरख धंधा चल रहा है माय लॉर्ड? हाँ, ये सच है कि हमारे देश में पैसे वाले लोग अपने रसूख का प्रयोग करके बड़े बड़े क्राइम करके भी बच जाते हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी का भरोसा इसी अदालत पर होता है। वो जानते हैं कि यहां न्याय होता है। नहीं माय लॉर्ड, आम आदमी कुछ नहीं जानता, वो तो बेवकूफ है, कुछ नहीं पता उसे। इन भेड़ बकरी टाइप के लोगों को लगता है कि पुलिस वाले उनकी सुरक्षा के लिए हैं। इन्हें लगता है ये अदालतें, ये वकील, ये जज उनको न्याय दिलाने के लिए हैं। उन्हें लगता है कि जज साहब की सरकार गरीबों का और मिडिल क्लास का भला करने के लिए काम करती है। नहीं, ये सब झूठ है और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश की जनता बेवकूफ है। इस देश की जनता मूर्ख नहीं, भोली है शर्मा जी। वो पैसे वालों का खेल समझ ही नहीं पाती। भोली? क्या मजाक है जज साहब, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन इस देश की जनता भोली नहीं, मूर्ख है। क्योंकि मूर्ख नहीं होती तो आजादी के बाद से अब तक जानवरों की तरह अन्याय नहीं सह रही होती। मूर्ख नहीं होती तो आज 2025 में भी ये जनता फ्री का 5 किलो राशन खाकर डकार नहीं मार रही होती। मूर्ख नहीं होती तो ये आज अदालतें, ये पुलिस, ये अफसर खुलेआम बेगुनाहों को जेल में नहीं सड़ा रहे होते। मूर्ख नहीं होती तो क्या ये जनता ऐसे नेताओं को वोट देती जो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और देश की जनता को धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं शर्मा जी, लेकिन अपनी बात को दोहराते हुए यही कहूंगा कि अदालत सबूत पर चलती है। मुझे आपका समर्थन नहीं चाहिए जज साहब, मुझे एक गरीब और निर्दोष इंसान के लिए न्याय चाहिए जिसे सिर्फ आप दे सकते हैं। जज साहब, मेरे साथी वकील को वकालत छोड़कर नेता बन जाना चाहिए। नेताओं की तरह भाषण देकर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मुद्दे को तो आप भटका रहे हैं भाटी जी। एक मंत्री का गुनाह एक गरीब के सर मढ़कर। शर्मा जी, आपको लगता है कि ये अदालतें, ये पुलिस, यहां तक कि ये सरकार भी बस गरीबों को प्रताड़ित करने के लिए है? मुझे लगता नहीं, बल्कि यही सच है भाटी जी। और ये सच नहीं होता तो आजादी के 78 साल के बाद भी आम जनता सरकारों के रहमो करम पर जिंदा नहीं होती। चाइना, जो हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन हमसे 100 साल आगे, वो लोग समंदर के बीच में से हाईवे निकाल रहे हैं और हम मस्जिद के नीचे दबे मंदिर निकाल रहे हैं।
वहां 6 साल के बच्चे को भी अपने अधिकारों के बारे में पता है, लेकिन यहाँ इस महान देश में बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, लेकिन अपने अधिकारों के बारे में उसे घंटा नहीं पता होता। आप एक आरोपी को बचाने के लिए बेवजह की बातें कर रहे हैं शर्मा जी। मैं बेवजह की बातें नहीं कर रहा भाटी जी। ये बहस असल में अधिकारों की ही है। अगर भारत में हर इंसान को उसके अधिकार पता हो तो कोई भ्रष्ट पुलिस वाला उसे उठाकर जेल में नहीं डाल सकता। कोई भ्रष्ट वकील उसे आरोपी साबित करने की कोशिश नहीं कर सकता। कोई अदालत, कोई संविधान बेगुनाह होने के बावजूद उसे सजा नहीं दे सकता। अब क्या जज साहब घर घर जाकर लोगों को उनके अधिकार बताएं? यही तो प्रॉब्लम है भाटी जी। जज साहब घर घर जाकर अधिकार नहीं बता सकते, और जो देश को चला रहे हैं वो बताना नहीं चाहते। और उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि इस देश की गंवार जनता जानना ही नहीं चाहती कि उसके अधिकार क्या हैं। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, इस देश की जनता भोली नहीं मूर्ख है, क्योंकि भोले इंसान की कभी तो आंखें खुलती हैं, लेकिन मूर्खों की आंखें कभी नहीं खुलती। जज साहब, इस फालतू बहस का कोई अंत नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब आप अपना फैसला सुनाएं। अदालत इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रखती है और केस की कार्यवाही अगली सुनवाई तक स्थगित करती है। अगली सुनवाई में अंतिम बहस होगी और तब फैसला सुनाया जाएगा। दोनों वकील आपस में बहस कर रहे थे, आम जनता के अधिकारों की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ रज्जो देवी, अंजना और सहदेव सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सहदेव और अंजना समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। क्या इस देश में अपने अधिकारों को न जानना ही सबसे बड़ा गुनाह है? क्या पैसा और पावर होना इतना जरूरी है? पूरा शहर जानता है कि लड़की की इज्जत किसने लूटी थी। क्या जज साहब आंखों पर पट्टी बांधकर फैसला सुनाएंगे? 3 साल तक तारीख लगती रही। दरोगा सहदेव की बीवी अंजना का शोषण करता है। कानून के सामने पैसे और पावर का नंगा नाच होता रहा। अब आखिरी दलील। केस नंबर 3, सहदेव कटियार बनाम अंकिता लखोत्रा। कोर्ट दोनों वकीलों को आखिरी दलील पेश करने का मौका देती है। राकेश भाटी जी, आपसे शुरू करते हैं। शुक्रिया जज साहब। जज साहब, हमने इस पूरे केस में देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला इंसान भी समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। कटघरे में खड़ा ये मासूम सा दिखने वाला इंसान हमारे सभ्य समाज के लिए एक नासूर की तरह है। जज साहब, ऐसे लोग क्राइम करते हैं और फिर अपनी गरीबी को ढाल बनाते हैं ताकि हमारा ये महान संविधान तरस खाकर इन्हें आजाद कर दे या सजा कम कर दे। 17 साल की छोटी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने अपने सारे गवाह कोर्ट में पेश किए हैं ताकि उस बच्ची की आत्मा को इंसाफ मिले। शर्मा जी, अब आपकी बारी। शुक्रिया योर ऑनर। कितनी बड़ी बात है जज साहब कि हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। हमने अपने लोकतंत्र की परिभाषा भी ऐसी रखी है कि सुनने वाला या पढ़ने वाला इसका फैन बन जाए। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन लोकतंत्र की सबसे फेमस परिभाषा है जनाब। लेकिन क्या सच में हमारा सिस्टम आम गरीब जनता के लिए काम करता है? शायद नहीं। हमने इस केस में देखा था हमारे देश की अदालत में कैसे गवाह और सबूत पैसे और पावर के आगे मुजरा करते हैं। वकील साहब, आप इस देश की महान अदालत और उसकी ईमानदारी पर सवाल कर रहे हैं। इस महान देश का इतिहास भी जितना प्राचीन है उतना ही महान और निष्पक्ष भी। नहीं भाटी जी, मैं इस महान अदालत और इसकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं तो इस देश के घटिया सिस्टम पर ही सवाल उठा रहा हूं, और ये अदालत भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। और कब तक आप लोग महान इतिहास के नाम पर गरीबों का शोषण करते रहेंगे? आपके महान इतिहास में कहां लिखा है कि एक राह चलते व्यक्ति के सामने अचानक 3 पुलिस वाले आ गए तो उस गरीब को अपनी मेहनत की कमाई से शराब की बोतल लाकर देनी पड़ती है?
और जब गरीब आदमी शराब या पैसे नहीं देता तो उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। शर्मा जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जज साहब, हमारे देश में नियम बन चुका है कि अगर पुलिस वाला बेवजह भी शराब या पैसे मांगे तो तुरंत दे दो, वरना अंजाम जीवन भर भुगतना पड़ेगा। वो आपको उठाकर जेल में डाल देगा। वकील को मुंह मांगी कीमत दे दो, वो 50 झूठे गवाह और सबूत अदालत में पेश कर देगा। ऑब्जेक्शन में लॉर्ड। शर्मा जी बार बार पुलिस और वकील को भ्रष्ट बोल रहे हैं। ये अभी तक एक भी सबूत नहीं दिखा पाए जिससे ये साबित होता हो कि सहदेव को गैर कानूनी तरीके से जेल में डाला गया। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। भाटी जी, इसका फैसला कोर्ट करेगी, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है और क्या नहीं। शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करके फाइनल स्पीच दीजिए। जज साहब, इस देश में गरीबी की ना तो इज्जत है ना वैल्यू। इस महान देश में किसी की जेब में पैसे हैं तो वो बड़े से बड़ा क्राइम करके भी खुलेआम घूम सकता है। ना कानून उसका कुछ बिगाड़ पाता है, ना अदालत। और अगर अपराधी कोई राजनेता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस पर उंगली उठा सके। लॉर्ड, मेरा क्लाइंट सहदेव अपने काम से घर लौट रहा था। उसे 1 महीने की तनख्वाह लगभग 10,000 रुपए मिले थे, जिसे दरोगा जी लूट का माल बता रहे हैं। अगर कोई फैमिली वाला इंसान 5-10 हजार रुपए चोरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है तो इस देश की महानता पर तो सवाल उठेंगे ही ना। मैंने अपनी तरफ से गवाह और सबूत पेश किए जज साहब। अब आपके हाथ में है कि एक बेगुनाह बेवजह जेल भेजा जाएगा या 3 साल तक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न सहने के बाद फिर से जेल में सड़ेगा। भाटी जी, फाइनल स्पीच दीजिए। धन्यवाद मिलॉर्ड। मेरे साथी वकील शर्मा जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। ये नेतागिरी में सुपरहिट हो सकते हैं। हमारा कानून 10 गुनहगारों को छोड़ सकता है लेकिन कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं देता। अदालत के फैसले भाषणबाजी से नहीं होते जनाब। अदालत सबूत और गवाह मांगती है और मैंने अदालत में वो सारे सबूत पेश किए हैं जो सहदेव की असलियत सामने लाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस दरिंदे को ऐसी कठोर सजा दी जाए कि समाज में एक संदेश जाए। धन्यवाद माय लॉर्ड। मिस्टर सहदेव, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? वकील बाबू बोल रहे हैं कि हमारा देश महान है, लेकिन मुझ जैसे किसी भी गरीब इंसान को क्या पता कि ये देश महान है या नहीं, क्योंकि इस देश में गरीबों की तो पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने में गुजर जाती है। मेरे बाप दादा भी 2 वक्त की रोटी कमाते कमाते मर गए और मैं तो जज साहब, मैंने थोड़ी पढ़ाई की तो लगा कि ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 2 साल तक धक्के खाए और जब नौकरी नहीं मिली तो बोझा उठाने वाला मजदूर बनना पड़ा, क्योंकि परिवार का पेट पालना था साहब। जज साहब, इस महान देश में कभी किसी ने यह पता करने की कोशिश की कि जो पढ़ा लिखा युवा है उसे नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्या देश का पढ़ा लिखा हर एक बेरोजगार अनस्किल्ड है? क्या कभी किसी ने यह पता करने की कोशिश की कि इस देश में इतने अनपढ़ और इतने गरीब क्यों हैं? और आपके इस महान देश में गरीब होना आखिर अपराध क्यों है जज साहब? मैं और मेरा भगवान जानता है कि मैं निर्दोष हूं, फिर भी इन 3 सालों में मुझे एक बार भी जमानत नहीं मिली। क्या जमानत मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं था? मेरी जगह कोई पैसे वाला इंसान होता तो हर महीने जमानत पर बाहर जाता, भले वो गुफा में ले जाकर हजारों औरतों की इज्जत से खेल चुका होता। इस देश में गरीब की सबसे बड़ी गलती यही है साहब कि वो इंसाफ की उम्मीद करता है।
पैसे वाले और ताकतवर लोगों को तो आपका निष्पक्ष कानून छू भी नहीं पाता। मुझे अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहना। आप सब अफसर, अमीर और ताकतवर लोग इस देश में गरीबों के भगवान बन चुके हैं जज साहब। यहाँ गरीब किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। चुनाव के टाइम उसे 100 रुपए और पौआ मिलता है तो वो किसी भी क्रिमिनल और भ्रष्टाचारी को वोट देकर आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा बना कर रखा गया कि वो सही और गलत का फैसला ना कर पाए, और जो सही गलत का फैसला कर सकते हैं वो किसी एक पार्टी के तलवे चाटने लग जाते हैं। दिन भर टीवी और सोशल मीडिया पर सुनता पढ़ता था कि हम विश्व गुरु बन बैठे हैं। अरे फालतू की जुमलेबाजी छोड़िए साहब। जिस देश में चपरासी से लेकर राजा तक भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबा हो, वो देश 1000 बार जन्म ले तो भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। एक तरफ 5 किलो राशन से तुम देश का पेट भरते हो, दूसरी तरफ विश्व गुरु का झुंझुना पकड़ाते हो। ये झुंझुना आपको मुबारक जज साहिब। गरीब तो कल भी बेगुनाही की सजा भुगत रहा था और आगे भी भुगतेगा। ये सच है कि समय समय पर कुछ केस ऐसे आते हैं जहां पर बेगुनाह को सजा मिलती है, लेकिन कानून सबके लिए समान है। कोई भी अदालत भावनाओं में बहकर फैसला नहीं सुनाती। अदालत के फैसले सबूतों के आधार पर किए जाते हैं, और सहदेव के केस में भी सबूत सहदेव के खिलाफ हैं। इतना सुनते ही अंजना चीख पड़ती है। वो रोने लगती है। एक उम्मीद जो अदालत पर थी वो अब टूटती हुई नजर आती है। सहदेव तो अभी जैसे जिंदा लाश बन चुका था। ऑर्डर ऑर्डर। सहदेव पर जो आरोप लगे वो काफी गंभीर हैं। सबूत और गवाह यही बताते हैं कि उसने पहले एक नाबालिग लड़की की इज्जत लूटी और फिर पोल खुलने के डर से उसे मार दिया। पहले पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और बाद में रिश्वत का ऑफर दिया, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स की ईमानदारी ने एक अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। हमारा समाज बहुत भोला है और वो ऐसे क्रूर और खतरनाक अपराधी के लिए बिल्कुल नहीं। ऐसे अपराधी को उसकी आर्थिक हालत देखकर माफ करना भी अपने आप में गुनाह है। इसलिए सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत ये फैसला सुनाती है कि सहदेव ने ही नाबालिग अंकिता लखोत्रा के साथ ज्यादती की और फिर उसे खत्म कर दिया। यह अदालत सहदेव को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इतना सुनते ही अंजना और उसके बच्चों के सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। अंजना और बच्चे रोने लगते हैं, तो वहीं रज्जो देवी भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो सब अंधे और अपाहिज कानून का न्याय देखकर हैरान थे, लेकिन कौन जानता था कि ये अंत नहीं, एक शुरुआत थी। ये एक विद्रोह का आगाज था। जब तक निर्दोष का सब्र खत्म होता है, तब तक सत्ता की बड़ी बड़ी इमारतें भी हिल जाती हैं। अब सहदेव के अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रही थी, क्रोध की ज्वाला।